नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए हिंदी का शानदार सा प्रैक्टिस सेट लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछने की बहुत अधिक संभावना है। और पूरे प्रैक्टिस सेट को मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है जिस प्रकार से आपके पेपर का लेवल रहता है। तो बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट है। आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरा है। इससे पहले हमने इसी प्रकार से 2 प्रैक्टिस सेट आपको प्रदान कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर पहले और दूसरे वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी जो वर्णमाला है इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, 32, 33, 34 या फिर 35। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के से बेस्ड रही हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितना है? 33 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, पूरे वर्ण कितने हैं, तो आपके 52 हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। कौन सा वर्ण महाप्राण है? आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है आपके महाप्राण। ठीक है, इसमें से आपके महाप्राण के बारे में पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है थ, क, व या फिर च। तो जिनको नहीं आता है बताता है दोस्तों, महाप्राण आपके क्या होते हैं, जो पूरा 5 वर्ग होता है आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसमें आपके जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण होता है, वो महाप्राण होता है। इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, मतलब स, ख, स, ह, ये भी आपके महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो अल्प प्राण होता है, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। जो वर्ग होगा उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन मतलब या, रा, लावा, ये आप क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो आइए विकल्प के अनुसार देख लेते हैं किसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं तो था है। दोस्तों, था की बात करते हैं तो जो ता वर्ग होता है, जो ता वर्ग होता है उसका ये दूसरा वर्ण है, क्योंकि ता के बाद था आता है तो ये दूसरा वर्ण है। और देखिए यहाँ पर मैंने कहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है ये महाप्राण होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है। का की बात करते हैं तो यह का वर्ग की ही आपका पहला वर्ण है, और पहला वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होता है। वह की बात करते हैं दोस्तों तो वह आपकी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, और वह हमने यहाँ पर बताया है कि अल्पप्राण होता है। और च की बात करते हैं तो च वर्ग का प्रथम वर्ण है, और प्रथम वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो था बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। सारे चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे कि गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 2 शब्द आपको दिए गए हैं और दोनों में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय कौन होता है, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को विशेष कर दे या फिर उसके अर्थ को बदल दे। तो गाने वाला में दोस्तों आपके वाला प्रत्यय है और लघुत्तर में तर प्रत्यय है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाला और तर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जीके के भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, और बहुत जल्द हमारे चैनल पर मैथ के भी प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये चैनल अभिनव इंक आपके लिए काम कर रहा है। और अभिनव इंक चैनल की स्थापना ही मैंने की है आपके किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी है और छात्रों को मदद के लिए मैंने इस चैनल की स्थापना ही की है। अभी बिल्कुल चैनल शुरुआत मैंने किया है। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बस इतना ही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर उस प्रकार से प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ जिस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। आपसे केवल एक आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग शेयर करेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। बस इतना ही है दोस्तों। मोटिवेशन, बहुत लोग कहते हैं सर मोटिवेशन बताइए, मोटिवेशन बताइए। दोस्तों, बस मोटिवेशन इतना है कि आप लोग अपने माता पिता की, अपने घर की स्थिति देखिए और उसको बदलना है तो आप लग जाइए, मेहनत करिए, बस मेहनत करिए, बिल्कुल लग जाइए। और आपके बीच में 2 लाइनें भी कह देता हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो हर हाल में चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। कौन सा वाक्य भेद है ये, सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। बहुत ही सिंपल सी बात है, जिनको पता होगा उनका सही उत्तर आ भी गया होगा कि जब 2 आपके जो उपवाक्य होते हैं, जैसे आचार्यों ने कहा है और आपके अहिंसा ही परम धर्म है, जब ये की से जुड़ते हैं, किसी के की से जुड़ते हैं तो मिश्र वाक्य होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका बन जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि भूखे को अन्न और प्यासे को जल वाक्य में किस कारक का है। तो किस कारक का प्रयोग हुआ है ये आपसे पूछ रहा है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रदान कारक क्या होता है, को या फिर के लिए जहाँ पर प्रयोग होता है वो आपके संप्रदान कारक होता है। इसके अलावा जो अपदान कारक होता है से अलग होना। जैसे आपसे कह दे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो से मतलब अलग हो रहे हैं वहाँ से, तो अपदान कारक होता है। संबंध कारक होता है के की, ये संबंध कारक होता है। और अधिकरण कारक क्या होता है, में पय पर, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके अधिकरण कारक। तो यहाँ पर देखिए भूखे को है और प्यासे को जल दो, तो ये अब क्या है, संप्रदान कारक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जिनको भी इसका उत्तर पता है, जिसको भी इनका आंसर पता है, वो जान लीजिएगा कि आपकी तैयारी बढ़िया है, आप बहुत आगे जाएंगे। तो बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा होता है आपके बाजार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ एक दो क्वेश्चन आपको सुमेलित करने से भी आएगा, सुमेलित से भी आएगा। और आपके पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं रहता, तो बिल्कुल इसी प्रकार का लेवल आपका रहेगा, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर का लेवल रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए कहा है, और सूची 1 में आपको कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में आपको प्रत्यय दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और नीचे आपको कूट दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम मिलान करते हैं, उसके बाद कूट से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर प्रत्यय है, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन सा होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। शब्द आपका है स्वामिनी, लेखिका, धैर्यवती और मोरनी। 5 सेकंड का आपके पास समय है, आप देखिए कि कौन सा प्रत्यय होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, स्वामिनी की बात करते हैं तो स्वामिनी में इनी प्रत्यय है। लेखिका में क्या है दोस्तों, लेखिका में आपके इका प्रत्यय है। धैर्यवती में दोस्तों आपके वती प्रत्यय है, धैर्यवती में आपके वती प्रत्यय है। और मोरनी में आपका अनि प्रत्यय है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए है वो आपके 2 में गया है, ए आपके 2 में गया है। जो आपके बी है दोस्तों आपके चौथे में गया है। जो आपका सी है वो तीसरे में ही गया है। और जो डी है दोस्तों वो आपके पहले में गया है। तो 2 4 3 1 ये हो जाएगा। आइए कूट में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है 2 4 3 1 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2 4 3 1, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं कि 1 2 मिलाकर देख लीजिए। जैसे अगर आपको बी वाला पता होगा कि 4 और कोई ऑप्शन में 4 नहीं है, अगर आपको बी वाला सिर्फ पता हो कि लेखिका में ई का प्रत्यय है, तब भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। जो उड्डयन शब्द है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा। यह एक प्रकार की व्यंजन संधि है और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिए दोस्तों कि उड्डयन की बात करते हैं तो इसमें आपके उत्धन ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा कि उत्धन संधि है और एक प्रकार की व्यंजन संधि बन जाती है। कौन संधि बनती है, एक प्रकार की व्यंजन संधि बन जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। 4 कथन आपके पास हैं, उसमें से एक कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है यही आपको पहचानना है। क्या करना है, यही आपको पहचानना है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या फिर आपके समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी हिंदी को सही तरीके से थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हैं कि संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि संधि विच्छेद समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप एक अच्छी तरीके से और जानते हैं कि संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। 2 पक्षों का मेल तो आपके समास में होता है। कहाँ पर होता है, 2 पक्षों का मेल तो आपके समास में होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, गलत है। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। तो कौन सा कथन गलत है आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर संधि से क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पूछ रहा है। एक प्रकार की दोस्तों क्या है कि विसर्ग संधि है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ लिया है। तो विसर्ग ये विसर्ग संधि है। पुनर्धन जन्म, पुनः धन नरजन्म, पुनः धन जन्म या फिर पुनर्धन आजन्म। तो बताएंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी पुनः धन जन्म, उनका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बन जाता है। चलो दोस्तों देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कर्मधारय समास नहीं है। किसमें कर्मधारय समास नहीं है। लड़का भूख से अधूरा हो गया था, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है। होना चाहिए कि लड़का भूख से अधमरा हो गया था, और थोड़ा सा क्वेश्चन भी गलत है। होना चाहिए कि निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है।
तो ये थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए पहले कि ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है और लड़का भूख से अधमरा हो गया था, ये है। इसके अलावा तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है और उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो ये आपके 4 शब्द हैं, अधमरा, भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बत्ती। इसमें किसमें एक कर्मधारय समास है। दोस्तों बात करते हैं भला बुरा, तो ये आपका द्वंद्व समास है। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, ऊंच नीच द्वंद्व समास है। और उठो दिया बत्ती के समय हुआ, ये भी आपके द्वंद्व समास है। तो ये तीनों किसके उदाहरण है आपके द्वंद्व समास के। और पूछ रहा है कि कौन सा कर्मधारय समास है, तो अधमरा की बात करते हैं तो ये कर्मधारय समास है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 आपके सुधार थे जो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। तो जिस यहाँ पर जिस होना चाहिए था कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद दोस्तों संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे बात करते हैं चौराहा की। चौराहा की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो राह जो है दोस्तों वो एक प्रकार की संज्ञा है और चौ मतलब अर्थ निकल रहा है 4 से, और 4 एक संख्यावाची क्या है, विशेषण है। तो आपका ये क्या है, द्विगु समास है। इसी प्रकार से प्रथम पद संज्ञावाची और अंतिम पद अगर संज्ञा होगा तो द्विगु समास बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि महाजन शब्द में समास है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो महाजन शब्द में दोस्तों कौन सा समास है आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास, क्योंकि जन की आपके विशेषण बता रहा है महाजन और इसलिए ये कर्मधारय समास बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। इसमें जोर से हंसी में कौन सा आपके समुचित उदाहरण है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रणर्थक है। प्रणर्थक तो होता नहीं है। प्रणर्थक मतलब उसे कहते हैं जो स्वयं काम न करके दूसरे से करा जाए। जैसे एक होता है खाना और एक होता है आपके खिलवाना। ठीक है। तो ये आपके ये प्रणर्थक है। जैसे पढ़ना, पढ़वाना। ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो ये प्रणर्थक क्रिया होती है जो दूसरे कराई जाती है। द्विकर्मक क्रिया दूसरी होती है। और यहाँ पर अकर्मक सकर्मक की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 कर्म होता है उसे द्विकर्मक कहते हैं और अकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें जो भी कर्ता कोई काम अगर कर रहा है, कर्ता कोई काम कर रहा है, अगर उसका प्रभाव कर्ता पर स्वयं पड़ रहा है और किसी पर नहीं पड़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ पर अगर कर्ता कोई काम कर रहा है तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, उसका प्रभाव आपके कर्म के ऊपर भी पड़ रहा है, कर्म के ऊपर भी पड़ रहा है, तो उसे कहते हैं कि सकर्मक क्रिया। अच्छा, मीरा जोर से हंसी तो इसमें प्रभाव किस पर पड़ा। अगर मीरा हंस रही है तो मीरा पर स्वयं पड़ा, तो कर्ता अगर कोई काम करे प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है, जो कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता कि मीरा ने पानी पिया, तो यहाँ पर दोस्तों मीरा जो पानी पी रही है, जो पीने की क्रिया कर रही है, उसका प्रभाव स्वयं पानी पर पड़ रहा है और पानी एक कर्म है, तो ये हो जाता सकर्मक क्रिया। और हंसने का प्रभाव तो कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक सकर्मक में बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ही कंप्लीट करा दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है, कौन सी आपकी क्रिया ने कौन सा काल होना चाहिए था। थोड़ा बहुत टाइपिंग में एरर है, तो कौन सा काल है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों खाया होगा, बहुत लोग इसको आपकी कर देते हैं, बहुत लोग भविष्य काल मार देते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में तो तीनों भूत हैं, चारों आपके ऑप्शन में भूत हैं आपको। तो इसमें कौन सा भूत है, अपूर्ण भूत, संदिग्ध। अपूर्ण भूत उसे कहते हैं जो काम ना हुआ होगा। संदिग्ध भूत से कहते हैं कि जिसकी संभावना हो। हेतु मदभूत कहते हैं कि एक काम दूसरे पर आधारित हो। और आसन भूत दूसरा होता है। खाया होगा दोस्तों, ये आपके कहने का राम ने खाना खाया होगा, मतलब यह है कि आपके संदिग्ध में है कि हो सकता है कि खाया होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेहनत करते दोस्तों आपके लिए, पसीना आपके लिए बहाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन निकाल कर लाते हैं, तो उम्मीद आपसे जरूर कर सकते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी आपको एसएससी जीडी से वीडियो मिले, क्योंकि वीडियो तो आपको जब तक पेपर नहीं हो तब तक बहुत सारे वीडियो मैं आपको प्रदान करूँगा। बहुत जल्द आपके बीच में हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने चल रहा हूँ, और जो हिस्ट्री की क्लास में स्टार्ट करूँगा वो सिर्फ आधुनिक इतिहास में आपको पढ़ाऊँगा। आधुनिक इतिहास लिए पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो कभी कभी तो 3 के तीनों क्वेश्चन आधुनिक से रहते हैं, और कभी कभी 3 में 2 क्वेश्चन आधुनिक से रहते हैं, 1 क्वेश्चन प्राचीन मध्यकालीन से होता है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके आधुनिक से ही पूछा जाता है। तो आधुनिक में आपको थ्योरी वाइज भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पर, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि निम्नलिखित में
कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, ये आपसे पूछ रहा है। जंगल, वन, अरण्य या फिर कानून। ये तीनों शब्द दोस्तों आपके किसके उदाहरण हैं? ये तीनों शब्द आपके वन के फिर जंगल के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा है जो आपके इसमें एक ऐसा है जो पानी का भी अर्थ देता है, तो कौन है वो? जंगल है, वन है, अरण्य है या फिर कानन है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आपके जो वन है इसका अर्थ आपके एक अर्थ पानी भी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि कीर शब्द का अर्थ है। कीर शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा है दोस्तों। कीर शब्द का अर्थ है कील, कीड़ा, तोता या फिर हाथी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कील शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। तो कीर शब्द का अर्थ हो जाता है दोस्तों आपकी तोता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका बन जाएगा। अगर आप शब्द शक्ति बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमने एक वीडियो आपको कराया है 500 शब्द का। एक ही वीडियो में आपके हिंदी के 500 शब्द जो अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द जो होता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला को एक शब्द आस्तिक बन जा रहा है। ऐसे मैंने आपको पूरे 500 शब्द कराए हैं, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी पर्यायवाची भी बहुत मजबूत हो जाएगा, विलोम भी, और आपकी शब्द शक्ति बड़ी मजबूत हो जाएगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। जाकर पूरे 500 शब्द का 3 घंटे का लमसम वीडियो मैंने ही उसको शूट किया है, जाकर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम पूछ रहा है सौभाग्य, उग्र, दुराशा या फिर शत्रु। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी उग्र, उनका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि अनुग्रह शब्द का विलोम है। जो एक अनुग्रह शब्द है इसका विलोम आपसे पूछ रहा है ग्रहण, गृहीत, आग्रह फिर विग्रह। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रह हो जाता है अनुग्रह का विलोम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का, फिर ब्रह्मा का। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं और यहाँ पर दिक्कत में चले जाते हैं, राम को फिर कृष्ण को मार कर चले जाते हैं। लेकिन जनार्दन आपके विष्णु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, या फिर दलाली नहीं करनी चाहिए। तो कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि कोयले की दलाली में हाथ काले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तंबाकू किस भाषा का शब्द है। तंबाकू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है, अरबी फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू का है या फिर तुर्की से है। तो आपके तंबाकू एक प्रकार का पुर्तगाली शब्द है। इसके अलावा आल्पीन, इसके अलावा अलमारी, ये शब्द भी आपके किसके हैं? आपके पुर्तगाली के ही हैं, पुर्तगाली शब्द ही हैं। एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट और खास कराने वाला हूँ, ये वीडियो इंपॉर्टेंट और आपके विशेष कराने वाला हूँ, जिसमें कौन सी भाषा के कौन से शब्द हैं इसको भी कराऊंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इसका वीडियो और भी वीडियो आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा, ये आपसे पूछ रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, या फिर मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसमें कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। दोस्तों पहले की बात करते हैं कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो आपको कभी कभी लगता है कि हाँ ये सही है, बट इसमें एक त्रुटि है। त्रुटि है कि कह रहा है कि एक हलवाई की दुकान है, लेकिन हलवाई एक नहीं, दुकान अगर है तो उसमें हलवाई तो अधिक होंगे, लेकिन होना चाहिए कि हलवाई की एक दुकान है, ये एक यहाँ पर ट्रांसफर होना चाहिए था, ये थोड़ी सी इसमें त्रुटि है। दूसरे की बात करते हैं कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। तो दुकान स्थित है इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे एक हलवाई, ये भी गलत है, तो ये अशुद्ध है आपका, ये भी अशुद्ध है। सी की बात करते हैं मेरे घर के पास एक हलवाइयों की, जब हलवाइयों आपने लिख दिया तो एक मतलब कि एक होता है, तो हलवाइयों यहाँ पर गलत हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि मेरे पास हलवाइयों की दुकान है तब तो मान लेता सही होता, बट आगे एक लगा कर इस वाक्य को भी त्रुटि कर दिया। और डी ऑप्शन क्या है कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये बिल्कुल शुद्ध है। हलवाई की क्या है दोस्तों? हलवाई की एक दुकान है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन से छंद बनता है। हरिगीतिका बनता है, कुंडलिया बनता है, सवैया बनता है, या फिर भैरव बनता है। तो भैरव बनता है। तो बताना है कि कमेंट बॉक्स में सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अंतिम और 25 क्वेश्चन की तरफ कि नासिकेतोपाख्यान,
नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन हो जाते हैं? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर सदा सुखलाल। तो आपको पता होता है कि इंसा अल्लाह खां की एक बड़ी अच्छी कृति है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ये बड़ी अच्छी रचना है आपके इंसा अल्लाह खां की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे हिंदी में जो 25/25 की शानदार तैयारी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट था ये कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि 25 में कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। इसी प्रकार से भी आपको मैथ का भी वीडियो मिलेगा 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और उसके बाद आपको रीजनिंग का भी मिलेगा। जीके का तो मैंने बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं, कमेंट आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और मैथ और रीजनिंग का वीडियो भी बहुत जल्द इसी बेस पर 25 क्वेश्चन का मिलने ही वाला है। आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों यह वीडियो पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद। अभिनव इंक, धन्यवाद।